नमस्कार, न्यूज रूम से इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन रविवार है और भैया दूज है, भाई दूज है, लेकिन सियासी गलियारों में बहुत सारी हलचलें हैं और इस कारण इस ब्रेकिंग न्यूज को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी समझा और थोड़ी सी देर, थोड़ा विलंब, लेकिन आप लोगों तक हम पहुंच गए हैं बहुत सारी खबरों के साथ। अभी से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों वायनाड में ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग होगी और उसके अलावा रैली भी होगी। बहुत सारी चीजें वहां हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा इधर अगर झारखंड देखें तो झारखंड में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, महाराष्ट्र में भी तेज हैं, महाराष्ट्र के भी सूरत हाल हम आप तक रखेंगे। लेकिन झारखंड में आज अमित शाह ने बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो लॉन्च किया है और उसमें बहुत सारे वादे हैं, जैसे बीजेपी करती है वैसे ही वादे हैं, उन वादों को भी बताएंगे हम। तो बहुत कुछ, और इसके अलावा राहुल गांधी का कमाल या धमाल जो भी कह लें, राहुल गांधी का धमाल और कैसे बीजेपी यहां पस्त हो रही है, यह सब कुछ यहां समझना जरूरी इसलिए क्योंकि अभी से कुछ दिनों बाद राहुल गांधी की बैक टू बैक बहुत सारी सभाएं हैं, बहुत सारी यात्राएं राहुल गांधी करने वाले हैं। आज राहुल गांधी वायनाड में हैं, इसके बाद 5 तारीख को तेलंगाना पहुंचेंगे, 6 तारीख को राहुल गांधी और पूरी टीम जो है वो महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव है उस चुनाव का मैनिफेस्टो आएगा और सबसे बड़ी चीज है कि इस बार महाविकास आघाड़ी एक साथ अपना जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो लेकर आ रहा है। किसी का सिंगल अपना घोषणा पत्र नहीं होगा, सबका ज्वाइंट होगा। ये बहुत बड़ी बात यहां पे है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वायनाड में जो लड़ाई लड़ रही हैं उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, ये तय मानिए, क्योंकि ये वायनाड सिर्फ प्रियंका गांधी या एक उपचुनाव तक सीमित नहीं है। यहां से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें देश दुनिया तक जाएंगी क्योंकि सबकी निगाहें वायनाड पर भी टिकी हुई हैं। बीजेपी शायद समझती होगी या सोचती होगी कि यहां प्रियंका गांधी को हमने बिजी कर रखा है, लेकिन प्रियंका गांधी यहां व्यस्त जरूर हैं, मगर राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी क्यों नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए थे परसों, और उस ट्वीट के बाद क्या हुआ यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी ट्वीट का जवाब दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 5 में से तीसरे नंबर के ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। और यहां से 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री अपनी बात से पलट जाता है, मुकर जाता है, और यह इस देश ने देखा है। यह कल की घटना है, लेकिन इससे इतर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक इसलिए भी पहुंचाना जरूरी है क्योंकि देश की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती है, लोकतंत्र इसी चक्के पे, इसी पहिए पे आगे बढ़ता है। यह हम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इस ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे पहले आपको यही बता रहा हूं कि एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ वायनाड और तीसरी तरफ झारखंड। महाराष्ट्र और झारखंड आएंगे, लेकिन उससे पहले वायनाड की बात करें तो वायनाड में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बहुत सारी सभाएं, और अभी ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, इस विजुअल में देखिए कि ये दोनों राहुल और प्रियंका निकले सुबह सुबह वायनाड के लिए। ये विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अभी से थोड़ी देर बाद जैसे ही इन लोगों के कार्यक्रम शुरू होंगे, बैक टू बैक कार्यक्रम, शाम तक उस कार्यक्रम को भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उसकी गतिविधियों को, पल पल की रिपोर्ट को लाइव के जरिए आप हमारे दूसरे स्ट्रीम पे देख पाएंगे। और यहां पर एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं यहां से जो कुछ बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश वायनाड के लोगों को कर रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्से तक भी जाने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। 2 बातें राहुल गांधी ने लगातार कही हैं। एक, संविधान बचाओ की बात। राहुल गांधी ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाया था और लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कि 240 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फाइनली वह संविधान को सिर माथे लगाना पड़ा था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद संविधान सम्मान सम्मेलन लगातार कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी उसमें शिरकत करते हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन अभी फिर से होने जा रहा है नागपुर में। और लेकिन संविधान बचाओ से लेकर दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण राहुल गांधी करते आए हैं वो है जाति आधारित जनगणना। और जाति आधारित जनगणना में एक राज्य सबसे आगे निकल चुका है। जब नीतीश कुमार इनके साथ थे, यानी नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एमएल की सरकार थी, यानी सीपीआई एमएल की सरकार थी, तब जाति आधारित जनगणना बिहार ने करके दिखा दिया था। लेकिन अब जाति आधारित जनगणना की बात तेलंगाना से आ रही है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। और अब जब
कल नहीं परसों, जबकि 5 तारीख को जब तेलंगाना राहुल गांधी पहुंचेंगे तो इसकी आधिकारिक घोषणा होगी, लॉन्चिंग होगी जाति आधारित जनगणना की। देश में जनगणना की यानी सेंसस की तैयारी चल रही है। आप जानते हैं अब मजबूरी है नरेंद्र मोदी सरकार की कि किसी भी हाल में जाति आधारित जनगणना करवाए ना कराए, लेकिन जनगणना करवाना, सेंसस करवाना मजबूरी है। इसलिए क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन भी ड्यू है। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के लिए जो डिलिमिटेशन होता है वो भी ड्यू है, और उससे पहले जनगणना जरूरी है। क्योंकि 2021 में हर 10 साल पे जो जनगणना अपने देश में हम देखते आए हैं और सरकार करवाती आई है, वो उस समय कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी जनगणना, अब वो होने जा रही है। लेकिन क्या एक दबाव, एक प्रेशर होगा जनगणना का? मैं अपने साथी अविनाश को बुलाना चाहूंगा। अविनाश, जरा आपसे समझना चाहता हूं, जाति आधारित जनगणना क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में होगा, और क्या कुछ प्लान है? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तेलंगाना पहुंच रहे हैं, और तेलंगाना से कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि एक मैसेज और एक प्रेशर तो जरूर होगा जाति जनगणना पे। हाँ बिल्कुल, अगले साल की शुरुआत से जनगणना शुरू होनी है, सरकार की तरफ से बता दिया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं उन्होंने घोषित बताया है कि इस जनगणना में जातिगत जनगणना भी कराई जानी है। अभी ये खबर है कि संप्रदाय के आधार पर वो जनगणना करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार पर प्रेशर है, उस तरीके से लग रहा है कि जो जनगणना होगी जातिगत जनगणना ही होगी। अभी आरएसएस का कैंप जब केरल में लगा था तो संघ ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि संघ ही इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है हिंदू और मुस्लिम बस जो धर्म के आधार पर जनगणना होती है बस वही होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का जो जनगणना को लेकर उन्होंने उठाया है मुद्दा, ओबीसी और बाकी जो कैटेगरीज वाइज जनगणना होनी चाहिए, उसको लेकर संघ और बीजेपी दोनों प्रेशर में है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनगणना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और राहुल गांधी तो ये भी बोल चुके हैं कि ये नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री आगे कराएगा। और 5 तारीख को तेलंगाना में इसकी शुरुआत हो रही है, और जनगणना का कार्यक्रम, जनगणना का जातिगत सर्वे होगा, क्योंकि जनगणना का काम राज्य सरकार नहीं करा सकती। लेकिन सर्वे के रूप में ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि तेलंगाना में किस जाति की पॉपुलेशन कितनी है, जिस तरीके से अभी पिछले साल में बिहार में हुआ था। तेलंगाना के बाद कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना की तैयारियां चल रही हैं। तो आप मान के चलिएगा कि कांग्रेस शासित जो जितनी भी सरकारें हैं वो एक के बाद एक करके ये जातिगत एक मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस की सरकारें जहां जहां हैं वहां हम जाति आधारित सर्वे तो करवा ही सकते हैं, जनगणना करवाने का काम बिल्कुल ये आप जानते हैं कि ये काम सरकार का है और केंद्र सरकार का काम है, लेकिन राज्य सरकारें सर्वे तो करवा ही सकती हैं। वही सर्वे बिहार सरकार ने भी उस समय करवाया, और उस सर्वे का नतीजा ये हुआ कि बिहार में एक पिक्चर सामने आ गया, क्लियर पिक्चर। और आरएसएस और बीजेपी क्यों आखिर नहीं चाहती है कि जाति आधारित जनगणना हो, उसके पीछे की लॉजिक आप बहुत अच्छी तरह, हम लोग न्यूज पॉइंट और अपने दूसरे कार्यक्रम में इस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इस पे आगे भी बात करेंगे, क्योंकि अब यह मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें केंद्र सरकार फंसी हुई दिखाई दे रही है। अगर अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी नहीं है और विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो या विपक्षी यानी इंडिया गठबंधन के अगर दूसरे दलों की सरकारें हैं और वहां ऐसे सर्वे होने लगे तो एक मजबूरी हो जाएगी। और यहां पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाति आधारित जनगणना की बात वो करते रहे हैं, ओबीसी की बात करते रहे हैं, और ओबीसी आधारित राजनीति करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने बार बार की है। नरेंद्र मोदी बार बार कहते आए हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं तेली हूं, और अलग अलग समाज से वो जुड़े हुए बताते हैं। जब बिहार जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, बंगाल जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, गुजरात जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और इधर उत्तर प्रदेश आते हैं तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन फिर भी ओबीसी वो बोलने की कोशिश, बताने की कोशिश करते हैं अविनाश। और ऐसे में कितना यहां पर फंसे हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी। अगर जाति आधारित जनगणना इंडिया गठबंधन के तमाम राज्यों के नेता इसकी घोषणा जैसे कर रहे हैं, और अब तो राहुल गांधी लॉन्च कर रहे हैं अपने ही राज्य तेलंगाना में, तो यहां से कितना प्रेशर बनेगा? हाँ बिल्कुल प्रेशर बनेगा। तेलंगाना से लगा हुआ महाराष्ट्र है, राज्य सरकारी बॉर्डर तो लगाई हुआ है, और जातिगत जनगणना को लेकर आप अगले साल शुरुआत होनी है। अभी सिर्फ बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव है, इसके चक्कर में अभी इसकी घोषणा नहीं कर पा रही है, क्योंकि यदि घोषणा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के दबाव में इसकी घोषणा हो रही है। ये चुनाव आप हो जाने दीजिएगा, और उसके बाद संसद सत्र में, क्योंकि जातिगत जनगणना होनी है तो उसके लिए एक
लिए आना पड़ेगा। संसद सत्र में इससे रिलेटेड एक बिल भी आएगा और जातिगत जनगणना भी होगी। मजबूरी होगी, कहने का मतलब केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूरी होगी। जिस मसले पे नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो चुप बैठी नजर आती है, लेकिन अब मजबूरी होगी कि वो जाति आधारित जनगणना करवाए, क्योंकि जाति आधारित सर्वे ये तमाम राज्य करवाने के तरफ अग्रसर दिखाई देते हैं और राहुल गांधी यहां कहीं ना कहीं आगे के क्रम में दिखाई देते हैं, अगली पंक्ति में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये दो मसले जिस पर नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। पहला मामला ये है, इस बीच देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं, वायनाड पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन में ले आइए, इन तस्वीरों को दिखाते हैं कि वायनाड पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों यहां स्वागत हो रहा है राहुल और प्रियंका का। प्रियंका दिखाई दे रही हैं और यहां से जो तस्वीर वहां से आएंगी और जो इनके कार्यक्रम होंगे दोनों नेताओं के, भाई बहन, और आज भाई दूज का त्यौहार भी, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं इसमें। प्रियंका पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी भी कहीं होंगे, वो भी थोड़ी देर में प्रकट होंगे, वो भी दिखाई देंगे। केसी वेणुगोपाल बगल में दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए केसी वेणुगोपाल भी पहली दफा, आपको पता है कि पहली दफा केसी वेणुगोपाल भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत के आए हैं, यानी लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं। ये हेलीकॉप्टर यहां से निकले, प्रियंका गांधी निकली हैं और यहां से अब वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी, आप जानते हैं। और वायनाड अब इनका एक दूसरा घर होने जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि यहां एक पूर्णकालिक जो सांसद है पहले से मौजूद था, 5 साल था, उनका नाम राहुल गांधी, और क्योंकि इसलिए पूर्णकालिक और पूर्णकालिक का जिक्र इसलिए आया था क्योंकि बीजेपी घेर रही थी कि यहां तो ऐसे ही चलते फिरते लोग हैं, आते हैं जाते हैं। राहुल गांधी जीत के आए और उसके बाद, लेकिन ये देखिए दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। राहुल गांधी यहां बिल्कुल हीमैन टाइप से दिखाई दे रहे हैं, टी शर्ट थोड़ा नीचे करते हुए, ब्लैक ट्राउजर में राहुल गांधी उतरते हुए, और अब आगे ये देखिए उनके सुरक्षाकर्मी भी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वायनाड पहुंचे हैं राहुल गांधी भी, वायनाड पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी भी, और वायनाड में आज अभी से थोड़ी देर बाद इन दोनों के कार्यक्रम शुरू होंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुके हैं, और दोनों भाई बहन, आज भाई दूज का त्यौहार, उत्तर भारत में यह त्यौहार ज्यादा मनाया जाता है, दक्षिण भारत में ऐसे त्यौहार भी कुछ और नाम से भी मनाए जाते हैं। जो साथी दक्षिण भारत से जुड़े हैं वो जरूर बता सकते हैं कि उधर क्या मनाया जाता है, भाई बहन के इस त्यौहार को क्या कहते हैं, अगर वहां मनाया जाता है दीपावली के दूसरे दिन तो जरूर बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि इन दोनों के जरिए अविनाश कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी नजर आ रहा है, और महाराष्ट्र की गतिविधियों पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र में 6 तारीख को जो घटनाक्रम होने जा रहा है उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई है, वो भी हम आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। पहले वायनाड का जिक्र कर लेते हैं, यहां से सीधे तेलंगाना का जिक्र भी कर लिए। देखिए आज 3 तारीख है, 3 और 4 ये 2 दिन दोनों प्रियंका गांधी राहुल गांधी वायनाड में रहने वाले हैं। 5 तारीख को, 3 और 4 के बाद 5 तारीख को राहुल गांधी सीधे पहुंचेंगे तेलंगाना में, वहां जाति आधारित सर्वे की बात होगी और यहां से उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे महाराष्ट्र में घोषणा पत्र महाविकास आघाड़ी का वहां जारी होगा। चलिए जरा महाराष्ट्र के घोषणा पत्र को लेकर, घोषणा पत्र के चेयरमैन टीएस सिंहदेव और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। घोषणा पत्र महाराष्ट्र और उसमें जो बातें बता रहे हैं सुनिए जरा गौर से। चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल इसे बचता नहीं है, चाहे बीजेपी होगी, चाहे शिंदे जी की शिवसेना होगी, चाहे पवार जी, दूसरे पवार जी की, अजीत पवार जी की एनसीपी होगी, ये सभी दलों में, कांग्रेस होगा, उद्धव जी के यहाँ मैंने एक आध सुना है, ज्यादा तो नहीं सुना है। यहाँ पर ऐसी स्थितियां सुनने में आती हैं, चुनाव के समय हमेशा होता है, और प्रयास यही रहता है कि लोगों को समझाया जाए और उनको अपने पार्टी के मुख्य धारा से जोड़ के बेहतरी के लिए, महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए, जिसके वो भी हिस्सा हैं, सबकी बेहतरी के लिए हम काम कर सकें। और ये पहल चल रहा है, कई जगह सफलता भी मिली है लोगों को साथ दोबारा जोड़ने में, और आगे भी प्रयास हो रहे हैं कि जितनों को भी हम समझा के जोड़ सकें। इसमें फायदा किसी का नहीं, फायदा हमेशा दूसरे का होता है। रिबेल की जो स्थिति आती है, अब बात है ठीक है कहीं कोई परिणाम आ जाए, अन्यथा 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है, तो वो अपने को नहीं देना चाहिए। हम लोग कमिटेड कांग्रेस पर्सन्स हैं, या हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसके हित में काम करना चाहिए, और प्रयास हो रहा है। यहाँ के सीनियर्स सब लगे हुए हैं,
चेनी तल्ला जी भी 3-4 बार मेरे पास भी फोन आ चुका, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। यहाँ लोकल लीडरशिप भी जो है, जिला कांग्रेस कमेटियां, सीनियर लीडर्स सब पहल कर रहे हैं और कोशिश है कि 4 तारीख तक जितनों को समझाया मनाया जा सके उनको पार्टी की मुख्य धारा से हम लोग जोड़ लें। महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस से आपका क्या अंदाजा है सर महाराष्ट्र में? देखिए, मैंने आज के पहले, इस चुनाव के पहले नहीं देखा कि जॉइंट मैनिफेस्टो निकलते हैं। इस बार संभावना दिख रही है कि 6 तारीख को कैंपेन लॉन्च हो रहा है, जॉइंट कैंपेन लॉन्च हो रहा है। एक पार्टी अपना ऐसा न करके एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की जो बात हो रही है, ये आगे के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। एक मैच्योरिटी दिख रही है एमवीए में कि सारे नेता जो भी अपने पर्सनल हित सबके मन में रहते हों, लेकिन एमवीए के माध्यम से महाराष्ट्र के लिए बेहतर करने की मंशा को लेके सब आगे बढ़ रहे हैं। और 6 तारीख को जो लॉन्च है, अगर सक्सेसफुल लॉन्च हम करते हैं उस कैंपेन का, तो वो भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ से प्रेरित होके झारखंड ने भी प्रयास चालू किया है कि वो भी मैनिफेस्टो जेएमएम के साथ में जॉइंट गारंटीज इत्यादि निकालें। तो देखिए, असर ऐसा होता है। तो देख लीजिए, यहां पर साफ साफ बता रहे हैं टीएस सिंहदेव, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और घोषणा पत्र जो अभी कमेटी है उसके चेयरमैन हैं महाराष्ट्र को लेकर, और उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी चीज की कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर ज्वाइंट मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, महाराष्ट्र में ज्वाइंट मैनिफेस्टो लेकर हम आ रहे हैं, और यहां पर हम अपना मैनिफेस्टो लेके नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर अविनाश ये है कि कांग्रेस पार्टी 102 सीटों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 102 सीटों पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ रही है। मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कह रहा हूं, और शायद 97 सीट पे शिवसेना उद्धव गुट लड़ रही है, और 57 सीट पे या 93 सीट पे, मतलब 90 से ऊपर कह लूं, एग्जैक्ट फिगर अभी ध्यान नहीं है, 97 है जो शिवसेना उद्धव गुट, और 57 सीटों पर ये एनसीपी लड़ रही है। इस प्रकार ये पिक्चर क्लियर है इन तीनों दलों के बीच। इसके अलावा 18 सीटें जो इन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं, वो सब कुछ है, और एक पिक्चर इधर महाविकास आघाड़ी का क्लियर है। लेकिन दूसरी साइड अगर देखा, और सबसे बड़ी चीज कि 76, चलिए जरा लाइव सीधे राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। लाइव स्ट्रीम सीधे आपको लेके चलना चाहता हूं वायनाड, और इस पे भी चर्चा करेंगे हम। इधर महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे। झारखंड में आज बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। अगर आप लोग अमित शाह को सुनना पसंद करते हैं तो जरूर सुनाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन पहले सुनिए, देखिए यहां पर क्या कुछ चल रहा है वायनाड में, और वायनाड के शायद ये मंतावाड़ी में ये कार्यक्रम चल रहा है। जरा देख लेते हैं, सीधा फुल स्क्रीन लेके आइए। तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों पहुंच चुके हैं वायनाड, और वायनाड में आज बहुत सारी सभाएं हैं। 5 सभाएं इन दोनों की हैं आज, जिसमें एक एनीकोड में राहुल गांधी की अपनी सभा है, जहां सिर्फ राहुल गांधी होंगे मल्लापुरम के एनीकोड में, और दूसरी तरफ मंतावाड़ी में प्रियंका गांधी राहुल गांधी इन दोनों की सभा। 12 बजे से ये सभा होनी थी, आधा घंटा लेट है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बहुत ज्यादा लेट नहीं है। और राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभाओं में अमूमन हम लोग देखते हैं अविनाश की ये दोनों ज्यादा लेट नहीं होते हैं, नहीं तो कई कार्यक्रमों में आप लोग देखेंगे कि बहुत देर तक 2-2 घंटे देर से कार्यक्रम होता है। चलिए, प्रियंका गांधी कुछ बोलना शुरू कर रही हैं, आइए जरा को प्रियंका गांधी की तरफ। माय डियर ब्रदर राहुल गांधी जी, all my colleagues on stage, Sri Venugopal ji, all those present here, and my dearest sisters and brothers, thank you for coming to this meeting today. And thank you for all the love that you have been giving me for the last few days that I have been campaigning in Wayanad. എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിജി, വേദിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും
പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, വയനാട്ടിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് യോഗത്തിന് ഇവിടെ വന്നതിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വയനാട്ടിൽ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു. And here, standing here in Mananthavadi today, this land where there are so many beautiful temples like Tirunelli temple, where my father's ashes were also brought, this land where all of you live together, no matter what religion you are from, in peaceful coexistence. It's a great honor for me to be here. ഞാൻ ഇന്ന് മാനന്തവാടിയുടെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മനോഹരങ്ങളായ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം ഇവിടെ നിമഞ്ജനം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല മതങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാനന്തവാടി. You have such a courageous and strong history of leaders like Sri Payasi Raja, Talakal Kanchandu and Edilchena Kunkan. You have always fought for what is right. You have always fought against oppressors, always fought for equality. നിങ്ങൾക്ക് പഴശ്ശിരാജയെ പോലെയുള്ള ധൈര്യത്തോടുകൂടി പോരാടിയ അനേകം നേതാക്കളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യത്തോടുകൂടി പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. You fought against the British. My tribal brothers and sisters fought against the British and stood up against them. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുകയും അവർക്കെതിരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആദിവാസികളായ നമ്മളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ധൈര്യത്തോടെ പോരാടിയ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. And when my brother Rahul Gandhi ji was facing massive difficulties, he was being attacked every day by the BJP. A huge campaign was launched against him to tarnish his reputation. Then it is you, my sisters and brothers, who recognized that this man is fighting for what is right. He is fighting for the truth, and you stood by him, you supported him and gave him the courage to fight. എൻ്റെ സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രചാരണം ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിലെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയായി പോരാടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിന്നത് നിങ്ങളാണ്. And when he set off for his Bharat Jodo Yatra, when he was going to walk 4,000 kilometers from Kanyakumari to Kashmir, I remember he was in pain. His knee was hurting. And I remember asking him, how are you going to do it? But he did it because he had your love and your courage in his heart. എൻ്റെ സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ഭാരത് ജോഡോ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കലശലായ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് നടക്കാൻ സാധിച്ചത്. So I am deeply, deeply grateful to you for the love and support you have given Rahul, and because I know that you have treated him like family, and in the last 1 week or so that I have been campaigning here, you have also welcomed me into your homes, into your hearts, like a member of your family. നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കുടുംബം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നും ആഴത്തിൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗമായി കാണുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കുടുംബാംഗമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം, വഴി മാറി. ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വഴി മാടി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള വണ്ടികൾ മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ട്. Please make way for the ambulance to pass. ആംബുലൻസ് പോകാനുള്ള വഴി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. So for me it is a really great honor to be the UDF candidate in this election.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. Your land is blessed with a great history, with immense natural beauty, and your hearts have a warmth which is unusual and beautiful. ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആംബുലൻസ് You need to clear the way for the അവിടെ ambulance. നിൽക്കുന്ന ആ കടന്നു വണ്ടി പോകാനുള്ള വഴിയായിരിക്കും. ആംബുലൻസ് എന്തോ Nobody is there? No patient? ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. എന്താ പ്രശ്നമില്ലേ? No problem? ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. Huh? Oh, okay, okay. Okay, it's part of... Okay. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് മനോഹരമായൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഇവിടെ സ്വാഭാവികം. तो ये अभी सुन रहे हैं आप, प्रियंका गांधी सीधा भाषण दे रही हैं, लेकिन भाषण में व्यवधान इसलिए आया क्योंकि पीछे भीड़ में एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए यहाँ प्रियंका गांधी कह रही थी कि उनको रास्ता दें, थोड़ा सा स्टेज से ही वो मैनेज करने की कोशिश कर रही थी और अपने लोगों को बता रही थी कि आप ज़रा पीछे जो भीड़ है, दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनको मैनेज कीजिए और एम्बुलेंस को निकलने की जगह दीजिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और एक ज़बरदस्त भीड़ केरल में, ऐसे पॉपुलेशन कम है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए पीछे एम्बुलेंस देखकर प्रियंका गांधी को यहाँ लगा कि शायद एम्बुलेंस को निकलने के लिए चाहिए, जगह चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस इसी जगह के लिए है। इसलिए बाद में इनको समझ में आया कि नहीं, यहाँ एम्बुलेंस को निकलने के लिए नहीं, बल्कि ये इसी जगह के लिए एम्बुलेंस है। और इसलिए लेकिन एक सेंसिटिविटी देखिए आप, संवेदनशीलता देखिए कि प्रियंका गांधी यहाँ पर एम्बुलेंस को देखकर अपने भाषण को रोकती हैं और कहती हैं कि एम्बुलेंस को निकलने का आप रास्ता दीजिए, रास्ता बनाइए, और वो अपने भाषण को रोकती हैं। ये संवेदनशीलता दिखाई देती है ऐसे नेताओं में दोस्तों, जो होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी संवेदनशीलता बाकी नेताओं में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में भी कई बार आप लोगों ने एम्बुलेंस देखा होगा। आजकल पिछले दिनों कई बार से, और खासकर लोकसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव में हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन पहले एक एम्बुलेंस जरूर आ जाता था जब भी प्रधानमंत्री कहीं भाषण देने जाते थे, तो उसको भी देखा आप लोगों ने। तो कई लोग कहते थे कि ये तो पूरा का पूरा मामला पहले से फिक्स्ड नजर आता है कि यहां प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा, उस बीच में एक एम्बुलेंस आएगा और एम्बुलेंस को ये आगे जाने के लिए कहेंगे, प्रधानमंत्री रोकेंगे, ये सारी चीजें। चलिए खैर, जो कुछ भी है सियासत में, हमको आपको लुभाने के लिए राजनेता जो कुछ करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और खासकर हम और आप थोड़ा सा इन चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं, तो इसलिए उन चीजों की समीक्षा भी कर देते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो उन गहराइयों में नहीं जाते हैं, समझते तो जरूर हैं लेकिन उन गहराइयों में नहीं जाते हैं और फिर उनके बीच में ही फंस के रह जाते हैं। ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति में सब कुछ चलता है। लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी वायनाड में, राहुल गांधी आज और कल प्रियंका गांधी के साथ वायनाड में रहेंगे, और इसके बाद यानी 3, आज तारीख 3 है, और 3 और 4 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड में, 5 तारीख को राहुल गांधी आएंगे सीधे वहां से तेलंगाना, और तेलंगाना में ये जाति आधारित जनगणना जो है, जातिगत सर्वे को लॉन्च करेंगे। और यहां से एक प्रेशर बनने जा रहा है केंद्र सरकार पर, क्योंकि अब केंद्र सरकार भी जनगणना करवाने जा रही है। केंद्र सरकार सेंसस करवाने का ऐलान कर चुकी है, और जरूरी भी है। ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अपने खुशी खुशी में ये कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की मजबूरी है कि 10 साल में जो जनगणना आजादी के बाद से लगातार हम करवाते आए हैं, हमारा देश करवाते आया है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो कोरोना काल में 2021 में जो होना चाहिए था, नहीं हो पाया, वो अब ये 24-25 में, अब 24 तो खत्म हो रहा है, 25 जो शुरू हो रहा है, इसमें करवाना इनकी मजबूरी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या अब जातिगत जनगणना भी करवाने पर मजबूर होगी केंद्र सरकार? ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे आपको पता है कि 25 नवंबर से विंटर का सेशन शुरू हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा का सेशन शुरू हो रहा है 25 नवंबर से, और ये विंटर सेशन में हो सकता है कि इस पे बिल भी आ जाए। बहुत कुछ होना है विंटर सेशन में, आप इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे थे, और महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो महाविकास आघाड़ी एक साथ लाने जा रहा है, और महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ है वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ने आज झारखंड में जो लॉन्च किया है बीजेपी का मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो को लेकर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा जल्दी से सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट जरूर इसलिए सुनवाना चाहूंगा, नहीं तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप हमको दिखाते नहीं है, बताते नहीं, सुनाते
बातें नहीं हैं। आइए जरा मैनिफेस्टो में, आज जो झारखंड में मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें क्या कुछ अमित शाह कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुन लीजिए। मैं यही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कई जगह काम कर रही है। अभी अभी सरकारें चुनकर आई है 1.5-2 साल में। हमने हमारे हर वादे को एड्रेस किया है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे दिए हुए वादों को पूरा करने में फेल गई है। और खड़गे साहब को भी मैं बधाई देता हूं, कम से कम जनता के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि हम हमारे वादे पूरा करने में फेल गए हैं। झारखंड की जनता खड़गे साहब की स्वीकृति का संज्ञान ले और इनके वादों का मूल्यांकन करे, ऐसा मेरा झारखंड की जनता को अपील है। अमित भाई तो सुन रहे थे आप, यहां पर झारखंड की जनता के लिए घोषणा पत्र लेकर, संकल्प पत्र लेकर बीजेपी आई है और इसमें सीधा सीधा बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगा रही है। लेकिन इसके बीजेपी के घोषणा पत्र में है क्या? हमारे साथी, हमारे सहयोगी आराधना जुड़ गई है हमारे साथ। आराधना, आपका स्वागत है इस ब्रेकिंग में। और सबसे बड़ी बात की इसमें जरा आप फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि क्या कुछ है, बीजेपी क्या देने जा रही है, क्या लेकर आई है इस घोषणा पत्र में, और यहां से अब काउंटर क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे हम। बीजेपी ने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का मुद्दा उठाते उन्होंने कहा कि आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे और अनुदान और सहायता देंगे। मतलब आदिवासी के मुद्दे पर बीजेपी लगातार घिरती दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आदिवासी समुदाय है उसका वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं जाने वाला है। आदिवासी समुदाय बहुत दूर, मतलब एक तरह से नाराजगी है, चाहे वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मुद्दा हो या जो भी वजह हो उसके पीछे। लेकिन ऐसे में अब उनको एक तरह से मनाने के लिए की कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से। तो उन्होंने आदिवासी, मतलब बीजेपी को यह साफ समझ में आ गया है कि आदिवासी समाज नाराज है उससे। जी बिल्कुल। अब अगर घोषणा पत्र को देखें तो उससे भी ये बात साफ जाहिर हो रही है कि उन्हें पता है कि आदिवासी नाराज हैं। और वहीं दूसरा है कि जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाएंगे। इससे मुझे तो जो याद आ रहा है राजीव जी कि एक महाराष्ट्र में भी इन्होंने मूर्ति बनवाई थी, लेकिन उसका तो देख रेख रख रखाव कुछ कर नहीं पाए मूर्ति की। शिवाजी महाराज की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। मुझे लगता नहीं कि उसका नाम लेने की भी जरूरत है, लोगों को तो पता ही है। और उनकी मूर्ति मतलब महज 6-8 महीने में ढह गई। इस पे बीजेपी जितनी बुरी तरह से घिरी है, और उसके बाद अब वो झारखंड में बिरसा मुंडा की मूर्ति बनवाने की बात कह रही है, स्मारक बनवाने का बात कह रही है। फिर तीसरा है झारखंड की माताओं बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपया देंगे। और मतलब ऐसे देखा जाए तो ये महीने 1100। और एक बात यहां पर रोकना चाहूंगा, चूंकि गोगो दीदी योजना ये काउंटर है मैया सम्मान योजना का। और आप जानते हैं कि मैया सम्मान योजना जो है वो ऑलरेडी 4 किश्त उसमें ऑलरेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है ये ऑलरेडी दे चुके हैं। और इनकी घोषणा है कि दिसंबर महीने में जैसे ही ये सरकार, उनकी अगली सरकार आएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इंडिया गठबंधन की, तो 2500 रुपए देंगे। 2500 के सामने इन्होंने 2100 रुपए की बात की है। अब 2100 बनाम 2500 की लड़ाई होगी, ये दिख रहा है आराधना। ये दो लड़ाई दिख रही है मुझे एक तरह से। ये महिलाओं बहनों को साधने का जो काम बीजेपी इससे करना चाह रही है, कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की जो लोकप्रियता है वो महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है और इसका भी एहसास बीजेपी को है, तभी वो महिलाओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और दूसरा कि मैया सम्मान योजना के कारण जेएमएम सरकार की तरफ जो लोगों का झुकाव है, महिलाओं का झुकाव है, उसको भी कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश कर रही है कि हमारी तरफ भी लोगों का झुकाव बढ़े। लेकिन इसमें मजेदार है कि हम लोग अभी, आपने देखा भी डीवी लाइव ने अभी कल्पना सोरेन का इंटरव्यू भी किया था, और कल्पना सोरेन की सभा में जो भीड़ है, कल्पना सोरेन के लिए जो महिलाओं में उत्साह है, वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है महिलाओं की। महिलाओं को लगता है, हमने तो बातचीत की वहां पर कई सभाओं में जाकर, महिलाओं को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी बात सुनने वाली कोई महिला आ गई है। अभी तक तो यहाँ एक पुरुष समाज है, आप जानती हैं, जिसमें लोगों की पुरुष महिलाओं की उतनी बात नहीं सुनते, ये शिकायत रहती है। और ऐसे में अगर एक महिला आगे आती है, क्योंकि राजनीति में महिलाओं, इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी और इन तमाम नेताओं को देखिए, बीजेपी में भी कई महिलाएं आई, सुषमा स्वराज जैसी महिला आई, जो रही, कद्दावर भी रही, और लोगों ने, महिलाओं ने, खासकर पुरुषों ने भी सम्मान दिया, और वो सराहा भी, सम्मान भी दिया। वो सम्मान कहीं ना कहीं बीजेपी में, और बीजेपी में चूंकि वैसी महिला नेत्री नहीं है, जो अब कल्पना सोरेन यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में पैरेलली, एक तो ये
जो आप बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब मैया सम्मान योजना के सामने गोगो दीदी योजना लाकर क्या बीजेपी खुद फंसी हुई नजर आ रही है? क्योंकि गोगो दीदी लेकर के पहले आई थी, आपको बता दूं ये उसके काउंटर में लेके आई अभी कि आप उसमें नाम पता लिख लीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ताकि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। ये काम छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया था, उसमें इनको लाभ मिला भी, फायदा मिला भूपेश बघेल की सरकार को गिराने में। लेकिन अब क्या यहां पर चूंकि 4 किश्त ऑलरेडी ये दे चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, उस सरकार दे चुकी है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसका बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा। खैर आगे और क्या पॉइंट है? आगे दीपावली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त, तो ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ही साधने का एक तरीका है। गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर दिया जाएगा और मतलब ये वादे सिर्फ महिलाओं को साधने का नहीं। उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे कि हमारे यहाँ आप दे रहे हैं क्या? क्योंकि उस समय भी उत्तर प्रदेश में भी कहा था 2022 में दीपावली पे, और इतना ही नहीं, ये अभी जब वहां गए श्रीनगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वहां भी कहा मुहर्रम में और ईद पे, ईद और मुहर्रम में यही अमित शाह जी जाके घोषणा करके आए थे कि हम 1-1 सिलेंडर फ्री देंगे। आप वहां और यहां पे आप ईद और बकरीद की बात करते हैं कि बकरीद पे और ईद पे अगर रोशनी है, बिजली है, तो दिवाली और होली पे क्यों नहीं होनी चाहिए? तो यहां पे 80 और 20 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं, और झारखंड में फिर वहीं आ जाते हैं आप। यानी यहां पर बीजेपी कैसे डामाडोल स्थिति में है, कैसे फंसी हुई है, वो उसका नमूना है ये घोषणा पत्र। बिल्कुल साफ तौर पर मतलब ये एक तरह से महंगाई को लेकर भी उनका कहना है कि जिस हिसाब से केंद्र में भी तो बीजेपी की, एनडीए की जो सरकार है, लोगों को उसके बदले महंगाई बहुत ज्यादा दिख रही है इस सरकार में, तो सिलेंडर के जरिए ये कह रहे हैं कि हम आपके रसोई का बजट संभालेंगे। एक तरह से इनका ये भी कहना है, लेकिन हम वादों पे कितने खरे उतरते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और फिर अगला है इनका कि 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार 5 लाख जी 5 लाख रोजगार के अवसर देंगे ये। और मतलब रोजगार को लेकर के वादे तो ये तमाम करते आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो, अलग अलग राज्यों के विधानसभा 2014 से यही पूछ रहे हैं युवा। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि रोजगार मिलेंगे कब? वादे तो आ रहे हैं पर रोजगार कब मिलेगा? फिर करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। ये जो निष्पक्षता और पारदर्शिता वाली बात इन्होंने कही है, मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये एक सफाई के तौर पर ये घोषणा पत्र में ये वादे आ रहे हैं। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाए थे, एक आरटीआई का हवाला दिया था उन्होंने, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में करीब 27% पद शिक्षक भर्ती के पद खाली थे, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो पद खाली थे वो आरक्षित वर्ग के थे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा था कि आरक्षित वर्ग के लोगों को जब रिक्त स्थान है, रिक्त पद खाली है, मतलब पद खाली है, उसके बावजूद उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? और अब उनकी ये घोषणा सामने आ रही है, तो एक तरह से ये अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं घोषणा के साथ साथ, ऐसा लग रहा है। फिर झारखंड में हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को प्रतिमाह 2000 रुपए देंगे, इन्होंने ये भी कहा है। मतलब युवाओं को रोजगार के साथ उन्हें स्कॉलरशिप की भी बात ये कह रहे हैं। फिर हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया है। पेपर माफियाओं को जेल में डालेंगे, मतलब पेपर माफियाओं को जेल में डालने, जितने पिछले कुछ वक्त से जितने पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, युवाओं के अंदर खासकर बहुत, और मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। जी उत्तर प्रदेश देखिए सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 है बिहार, एनडीए नंबर 1 है बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके बाद यहाँ जाइए राजस्थान में। जी बिल्कुल, मतलब आप किसी भी राज्य में देखिए, फिलहाल परीक्षा की हर तीसरी परीक्षा कैंसिल हो रही है, हर तीसरी परीक्षा कैंसिल हो रही है, जिससे युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है कि आखिर वो कहां जाएं, उनकी पुकार कौन सुनेगा। हालांकि बीजेपी ने अभी वादा तो किया है कि उनकी सरकार बनने पर पेपर माफियाओं को जेल में डाला जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब युवाओं, ये घोषणाएं हैं, घोषणाओं का क्या, जो वादे हैं वादों का क्या, जैसे वो गाना है ना, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, तो वही ये है, कस्में वादे हैं, और ये सब कुछ आगे कैसे बढ़ता है ये देखिए। लेकिन इस पर जो प्रतिक्रिया है दोस्तों ये बहुत मजेदार है। मजेदार ये है कि महुआ मांझी, जी हाँ, महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हैं, उन्होंने इस पर सबसे पहले उनका बयान इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा नंबर 1 की वहां पार्टी सरकार में है, और उनकी नेता क्या कुछ कह रही हैं जरा ये सुन लेते हैं। इनके अलावा CPI-ML भी इसमें साथ में है, और उनका बयान भी हम सुनेंगे। तो बहुत कुछ है यहाँ से, और बहुत कुछ अभी हमारी सहयोगी आराधना के पास है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले महुआ मांझी क्या कह रही है सुनिए जरा। कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने
17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ ना रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। वो प्लेसमेंट एजेंसी खुलवा के नौकरी देने के नाम पे झारखंडी नाबालिग लड़कियों को ले जाते थे दूसरे राज्यों में और तरह तरह से उनका शोषण होता था। इसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया, उन्हें वापस लाया। उन्हें मैया सम्मान योजना से इसलिए जोड़ा गया कि 1000 रुपये और उसके बाद 2500 रुपये देकर उन्हें थोड़ा सा आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्किल डेवलपमेंट करा के उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोयले की रॉयल्टी का अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया। अगर वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का हित का काम करना। तो सुन रहे थे आप यहाँ महुआ माझी को 1,36,000 करोड़ रुपए एक दुखती रग है। आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि कोयले की रॉयल्टी, यहाँ मिनरल्स और कोयला इसकी रॉयल्टी और ऐसे मिनरल प्रदेश को, खासकर जो नए प्रदेश बने उसको मिलना चाहिए था केंद्र सरकार से। सुप्रीम कोर्ट गए झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सरकार गई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से भी डिसीजन इनके पक्ष में आया कि 1,36,000 करोड़ रुपए आप दे दीजिए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ये रुपए नहीं दी है, शायद इंतजार कर रही है। अगर ये रुपए मिल गए, 1,36,000 करोड़ रुपए छोटा मोटा रकम नहीं है, बड़ी रकम है ये, और ये रकम अगर मिल गई तो आप समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले होंगे वहां के लोगों के। आदिवासियों की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आदिवासियों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है और परेशानी इसलिए है आराधना इनको, क्योंकि चलिए जरा जल्दी से, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं इधर वायनाड में। देखिए घटनाक्रम कैसे इधर से उधर, उधर से इधर पलट रहा है। जल्दी से चलते हैं, राहुल गांधी वायनाड में क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं, सुनिए। एनडी अप्पचन जी, सनी जोसेफ जी, AKM अशरफ जी, सी ममूटी जी, अहमद हादी जी, अब्दुल रहमान कल्याणी जी, PK जयलक्ष्मी जी, and our PCC president Sudhakaran ji. I'd like to welcome all of you here today. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. So this is the first time that I have come to a meeting to campaign for my sister. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ എൻ്റെ അനുജത്തിക്ക് വേണ്ടി, സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ. Now, normally my first election campaign, my sister campaigned for me. Second one, she campaigned for me. Third one, she campaigned for me. Fourth one, she campaigned for me. Mother's campaign, father's campaign. My sister has always been the campaigner. She has never stood for election. നിങ്ങൾക്കറിയോ സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ എൻ്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, നാലാമത്തെ ഇലക്ഷൻ, അതിലെല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി, എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രചരണം നടത്തി. സാധാരണ എൻ്റെ സഹോദരി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പ്രചാരകയായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. That should tell you something about her character. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്? എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു പ്രചാരകയായിട്ടാണ് എൻ്റെ സഹോദരി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. Now, in this meeting,
तो ये आप सुन रहे थे, यहाँ पर सीधा राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पिता के लिए प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया, चुनावी प्रचार किया। उसके बाद प्रियंका गांधी मां के लिए यानी सोनिया गांधी के लिए, पिताजी यानी राजीव गांधी जो अब नहीं रहे, 1991 में आप जानते हैं वो शहीद हो गए देश के नाम। और इसके बाद सोनिया गांधी के लिए कैंपेन किया, फिर इनके लिए एक बार नहीं बल्कि 4 बार कैंपेन किया। और अब अपनी बहन के लिए जो चुनाव में आई है, चुनावी मैदान में उतरी हैं, उनके लिए मैं आया हूं और आप लोगों के बीच वोट मांगने आया हूं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी यहां रिकॉग्नाइज कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी बहन के कामों को, और जो इन्होंने, इनकी बहन ने, प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों और एक लंबे अरसे से वो करती रही हैं। खुद चुनावी राजनीति से खुद को उन्होंने दूर रखा, लेकिन चुनाव में कैसे जीत हासिल हो, उसके लिए कैसे लोगों के बीच पहुंचा जाए, कैसे लोगों को लुभाया जाए, अपनी तरफ प्रभावित किया जाए, ये सब कुछ काम वहां पर प्रियंका गांधी करती रही। और खासकर उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी ये मुख्य रूप से था। इसके बाद दूसरे अलग अलग जगहों से जहां जहां चुनावी मैदान में इन लोगों को आना पड़ा, वो सब कुछ भी तो ये प्रियंका गांधी ने किया है। और यही राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने हमारे लिए, परिवार के लिए जो कुछ किया है, आज अब मेरा काम है कि फर्ज है कि मैं उनके लिए करूं, और वही यहां पर राहुल गांधी कर रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का यह भाषण चल रहा है। उधर हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड के लिए जरा जल्दी से आना चाहता हूं। शायद इसमें सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्ला ने भी कहा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। और झारखंड में भी अब राहुल गांधी 8 और 9 तारीख को जाने वाले हैं, है ना आराधना? 8-9 तारीख को झारखंड में प्रचार के लिए राहुल गांधी जाने वाले हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए, राहुल गांधी हर राज्य दर राज्य चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। अभी पहले अपनी बहन के लिए प्रचार करने गए हैं, उसके बाद वो तेलंगाना में जातीय जनगणना पर जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे 6 नवंबर को, और वहां से फिर वो झारखंड जाएंगे। मतलब एक तरह से राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचने की जुगत में है, और उनकी पहुंच का एक साफ असर देखा जाता है। लोगों की जो भीड़ उमड़ती है उससे बहुत एक तो जनता का झुकाव, और दूसरा झारखंड या महाराष्ट्र दोनों जगह पर इंडिया गठबंधन की मजबूती का भी ये साफ उदाहरण है कि ना सिर्फ वहाँ की रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इस चुनाव में जुटी हुई हैं, बल्कि जो केंद्रीय लेवल पे जो नेता हैं वो भी वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता तक अपने वादों को पहुँचा रहे हैं। तो 6 नवंबर को महाराष्ट्र में हो सकता है कि संयुक्त घोषणा पत्र जारी हो जाए एमवीए का। नहीं, वो तो कह दिया गया है, वो हो ही रहा है बिल्कुल। अभी टीएस सिंहदेव को हमने सुनाया, और संयुक्त यानी महागठबंधन जो है वहां पे महाविकास अघाड़ी का, उसका घोषणा पत्र टीएस सिंहदेव, जो इस घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चेयरमैन है घोषणा पत्र के, उनका बयान आपने सुन लिया। तो ये उधर महाराष्ट्र की तैयारियां, 102 सीटों पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 76 सीटें ऐसी हैं, और जिसमें से 36 सीट्स जो हैं वो इधर विदर्भ की हैं, जहां दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं विदर्भ में। और बहुत ही मजेदार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है महाराष्ट्र में, और उतना ही मजेदार और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है इधर झारखंड में। झारखंड की बात हम लोग कर रहे थे। वायनाड का मुकाबला एक तरफा है, ये तय मानिए, क्योंकि वायनाड में सत्यन मोकेरी सीपीआई से हैं, और तीनों महिलाएं हैं। बीजेपी से नव्या हरिदास हैं जो पार्षद हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। और अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी की तरह क्या प्रियंका गांधी उनसे भी ज्यादा मतों से जीत कर आती हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 60% वोट मिले थे, टोटल 60%, और 60%, 60% में से इनकी जो जीत हुई थी 3,64,000 वोटों से राहुल गांधी जीते थे वायनाड। क्या राहुल गांधी के रिकॉर्ड को बहन प्रियंका गांधी तोड़ेंगी? ये एक सवाल है, बड़ा सवाल नहीं है ये, क्योंकि ये उपचुनाव है और एक तरफा उपचुनाव यहां दिखाई दे रहा है। बीजेपी और सीपीआई के जो प्रत्याशी हैं वो धराशायी हो जाएंगे, ये साफ दिखता है। लेकिन क्या ऐसे ही उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन, जो यानी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, ये तमाम नेता एक साथ फिर से सरकार पर काबिज होंगे झारखंड में? ये बहुत टफ फाइट बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक तरफा फाइट भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच आमने सामने का मुकाबला है। बहुत दिलचस्प है ये मुकाबले जो हैं आराधना, बहुत दिलचस्प, बहुत आमने सामने के मुकाबले। और क्या कुछ है आपके पास?
जैसा कि अभी महुआ माझी ने जो मुद्दा उठाया कि सरकार केंद्र सरकार जो कोयले पे रॉयल्टी है वो राज्य सरकार को नहीं दे रही है, यही मुद्दा जयराम रमेश ने भी उठाया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, इन्होंने बताया है कि ये जो इनकी इंग्लिश में ट्वीट आई है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज इन कोल रॉयल्टीज इन सेंट्रल स्कीम बेनिफिट्स, यानी कि केंद्र सरकार झारखंड का करोड़ों का पैसा, लाखों करोड़ों का पैसा कोल रॉयल्टी के नाम पर केंद्र सरकार के पास पड़ा। वही है 1,36,000 करोड़ रुपया वाला मामला जिसको जयराम रमेश भी उठा रहे हैं। और ये चूंकि सरकार की रॉयल्टी है, ये केंद्र सरकार को कोल रॉयल्टी पे झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ रुपए देने हैं। और ये 1,36,000 करोड़ रुपए अगर केंद्र सरकार, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप 1,36,000 करोड़ रुपए दीजिए वहां झारखंड सरकार को, रॉयल्टी जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इसको रोक के रखी है, इसलिए रोक के रखी है ताकि ये डेवलपमेंट ना हो पाए। जो झारखंड सरकार जो दे रही है महिलाओं को वो पैसा ना मिले, किशोरी योजना है उसको ना मिले, आदिवासियों के उत्थान के लिए जो खर्चे होने हैं वो ना मिले। और ये अगर नहीं होगा, आर्थिक रूप से अगर दबा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर जनता के बीच ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाने में बीजेपी कामयाब होगी कि देखिए ये तो डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ये पीछे हैं, विकास के नाम पे पीछे हैं, इसलिए चलिए हमको वोट दीजिए, हमको आगे लेके आइए। ये झारखंड की बात है, बहुत मजेदार है। 1,36,000 करोड़ रुपए का जिक्र यहां पे आना, और जिसका जिक्र न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश कर रहे हैं, न सिर्फ महुआ मांझी कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, और तमाम नेता भी कर रहे हैं। हन्नान मोल्ला सीपीएम के नेता हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, हन्नान मोल्ला को जरा सुन लेते हैं इसी मसले पे, झारखंड के मसले पे। और आज जो वहां पे बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, उस पर हन्नान मोल्ला का क्या कहना है, सुन लीजिए जरा। अमित शाह रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। उसका संकल्प तो वही है ना, कैसा बर्बाद किया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, जात धर्म का इस्तेमाल करके कैसा पॉलिटिक्स में जीता जाए, जीत न पाए तो पैसा से एमएलए एमपी खरीद किया जाए, उसमें इसी तरह तो उसका वही तो उसका संकल्प है। उसका संकल्प का वो रास्ता में पड़ा हुआ फटा हुआ अखबार का कागज की तरह है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। असल में वो जो करेगा पैसा के बल पर, गुंडों के बल पर, और आखिर में खरीद करके सरकार तोड़ के अपना सरकार बनाने का रास्ता पर। इसके अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, वही एक बीजेपी का रास्ता है। तो ये आप सुन रहे थे हन्नान मोल्ला सीपीएम के नेता। यहां पर वामदल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आदिवासी जो कम्युनिटी है वो नाराज है बीजेपी से, इसलिए क्योंकि आदिवासियों का एक बड़ा नेता, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको गिरफ्तार किया गया और 5 महीने तक जेल में डाला गया, और हाईकोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया और कहा हाईकोर्ट ने कि ये सरासर गलत आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। इस मसले को लेकर फिर ये ईडी वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए एक नाराजगी देखी जा रही है। पैरेलली उसी वक्त एक नेता पैदा होती हैं और वो हैं कल्पना सोरेन, जो आगे बढ़ा रही हैं अपनी पार्टी को भी और उन गतिविधियों को भी। तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, कल्पना सोरेन एक एमएलए के रूप में गांडेय से एमएलए हैं, और महिलाओं के उत्थान की बात बहुत हो रही है, आदिवासियों के उत्थान की बात बहुत हो रही है, युवाओं की बात बहुत हो रही है। युवा आदिवासी चेहरे जो हैं वो सब भी यही कहते हैं आराधना कि हमको मुख्यमंत्री यही चाहिए।